हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपीआर टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड इसरो टेक्नीशियन बी के लिए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों आज मेरा 38 पार्ट है। ठीक है, इसके पहले हम 37 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे यूपीआर DMRC इसरो के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आपको 37 पार्ट मिल जाएगा। आज का भी वीडियो उसी में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों इसके पहले मैं इंस्ट्रूमेंट का पार्ट चल रहा है, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का पार्ट चल रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में हमारा CRO का पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो CRO के काफ़ी क्वेश्चन कल कराए थे, तो उसी क्रम में आज का भी है। CRO से कुछ क्वेश्चन है, इसके बाद हम AC सर्किट से लेंगे। ठीक है, AC सर्किट है, CRO का क्वेश्चन आज इस वीडियो में है। तो इसके पहले हम दोस्तों कुछ क्वेश्चन कल कन्फ्यूजन वाला रहा, तो उसको जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन रहे उनको हम लास्ट में रखेंगे वीडियो में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है गलत थे, तो उसे हमें करेक्ट करना है। काफ़ी क्वेश्चन के आंसर थे। ठीक है, तो उसे हम लास्ट वीडियो में रखेंगे। इसके पहले मैं ये आज के क्वेश्चन देखते हैं, तो ज़्यादा टाइम लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, इन ए CRO ट्रिगर पल्सेस आर यूज्ड। जो CRO होती है, CRO में ट्रिगर पल्स किस लिए यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है टू सिंक्रोनाइज द इनपुट सिग्नल विद द टाइम बेस्ड जनरेटर, या टू सिंक्रोनाइज द इनपुट सिग्नल विद द वर्टिकल एम्पलीफायर, ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर के साथ इनपुट सिग्नल को समाकलन करना, या CRO के कम वोल्टेज को जनरेट करना, या CRT के लिए उच्च वोल्टेज को जनरेट करना। तो हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन होता है दोस्तों, वो हमारी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट के बीच में सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। मान चलो CRO है। ठीक है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट है और हमारी क्या है, वर्टिकल प्लेट है। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में हम सिंक्रोनाइजेशन लगाते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन जो होता है हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर प्रयोग किया जाता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। आप बोलोगे कि सर क्रिस्टल ऑसिलेटर क्यों प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टल ऑसिलेटर हम इसलिए प्रयोग करते हैं कि क्रिस्टल ऑसिलेटर की जो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, क्रिस्टल ऑसिलेटर की स्टेबिलिटी बहुत अधिक होती है, उसकी स्थिरता बहुत अधिक होती है। इसीलिए हम क्रिस्टल ऑसिलेटर को सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा काम क्या होता है कि हम जो सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, तो सिंक्रोनाइजेशन जो हमारा टाइम बेस्ड जनरेटर के साथ इनपुट सिग्नल को समकालीन मतलब कि सिंक्रोनाइज करने के लिए हम करते हैं, टाइम बेस्ड जनरेटर को और इनपुट सिग्नल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, टू सिंक्रोनाइज द इनपुट सिग्नल विद द टाइम बेस्ड जनरेटर। समय बेस्ड जनरेटर के साथ इनपुट सिग्नल को समकालीन करने के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यही मैं बता देता हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन कल था, कन्फ्यूजन था, समय सैनिज पूछ रहे थे, सर जी हम जो वर्टिकल प्लेट होती है, वर्टिकल प्लेट को हम कैसे लगाते हैं? देखो CRO में देखो क्या होता है, दो प्लेटें होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट है, और ये वाली हमारी क्या है, ये हमारी वर्टिकल प्लेट है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेट को जब हम CRO में लगाते हैं तो उसे हम वर्टिकल की तरह लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? वर्टिकल की तरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसे देखिए, ये हमारी कैसे लगी है, हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट हम इसको वर्टिकल की तरह लगाए हैं। इसके अलावा जो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है, जो वह हम सॉरी दोस्तों, जो हमारी वर्टिकल प्लेट होती है, वर्टिकल प्लेट को हम लगाते हैं कैसे, हॉरिजॉन्टल की तरह। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में मैक्सिमम कि अगर हम CRO में वर्टिकल प्लेट को कैसे लगाते हैं, तो CRO में वर्टिकल प्लेट को हम हॉरिजॉन्टल प्लेट की तरह लगाएंगे। अगर पूछेगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेट को हम कैसे लगाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल प्लेट को हम वर्टिकल की तरह लगाते हैं, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ रिसीव्ड Lissajous pattern in a CRO is stable circle, then applied signal on X and Y plate। अगर एक CRO में प्राप्त किया गया Lissajous पैटर्न स्थिर वृत्त हो तो X और Y प्लेटों में लगाए गए सिग्नल क्या होंगे? Lissajous पैटर्न से दोस्तों एक आध क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसलिए मैं Lissajous पैटर्न को बार बार रख रहा हूँ क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि Lissajous पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है। तो Lissajous पैटर्न में क्या होगा, यदि एक सर्किल मिलेगा, हमको एक स्थिर सर्किल मिलेगा, तो क्या होता है, विल बी नॉन कोहेरेंट मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ आर इक्वल एंड फेज डिफरेंस विल बी। तो ऐसा नहीं होता, ऑप्शन नंबर हमारा गलत है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, विल बी नॉन कोहेरेंट, नॉन कोहेरेंट भी नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है। विल बी कोहेरेंट, हाँ कोहेरेंट होता है, मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी या बोथ आर इक्वल एंड फेज डिफरेंस 90 डिग्री, कोहेरेंट भी होता है और प्रत्येक के बीच में 90 डिग्री का अंतर भी होता है जो हमको सर्किल मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोहेरेंट होंगे, दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी बराबर होंगे, साथ ही दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हमको मान चलो कैसी, ठीक है, जो लिसाजोस पैटर्न मिलता है वो एक सर्किल मिलता है, ठीक है, जब एक सर्किल मिलता है तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, ये हमारा जो लिसाजोस पैटर्न खींचा जाता है दोस्तों, वो वर्टिकल एंड डिफ्लेक्टिंग प्लेट के बीच में होता है, ठीक है। तो हमारी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेट है और हमारी ये वर्टिकल प्लेट है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट के बीच में ही हमारा लिसाजोस पैटर्न होता है। तो ठीक है, तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा 90 डिग्री का होगा और ये कोहेरेंट होंगे, ठीक है। तो इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज ऑफ ट्रिगर पल्सेज इन सीआरओ, सीआरओ में हम ट्रिगर पल्स का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है फास्ट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इनपुट सिग्नल एंड वर्टिकल एम्पलीफायर, ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। बी है फास्ट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इनपुट सिग्नल एंड टाइम बेस्ड सिग्नल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारा सीआरओ में सिंक्रोनाइजेशन यूज किया जाता है वो ऑप्शन नंबर बी में है कि फास्ट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इनपुट सिग्नल एंड टाइम बेस्ड सिग्नल, ठीक है। टाइम बेस्ड सिग्नल जानते हैं हम, एक्स बी एक्स मतलब जो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है उस पर हम टाइम बेस्ड सिग्नल देते हैं। टाइम बेस्ड सिग्नल क्या होता है, टाइम बेस्ड सिग्नल जो होता है टाइम बेस्ड जनरेटर के द्वारा निकलता है, जो कि एक हाई फ्रिक्वेंसी की शॉर्टटूथ वेव होती है, ठीक है। तो हम क्या क्या करते हैं कि इसको सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हम क्रिस्टल ऑसिलेटर का प्रयोग करते हैं। तो वर्टिकल प्लेट एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट के बीच में सिंक्रोनाइजेशन जनरेट करने के लिए हम क्रिस्टल ऑसिलेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। टाइम, क्योंकि हम जो हमारा टाइम वेस्ट सिग्नल होता है हॉरिजॉन्टल प्लेट होता है, वर्टिकल प्लेट पर इनपुट सिग्नल को लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छी तरह से समझ के रखना है। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, टू साइनोसोडल सिग्नल हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर अप्लाइड टू द एक्स एंड वाई इनपुट ऑफ ए सीआरओ, द ऑब्जर्व्ड लिसाजुअस फिगर इज स्ट्रेट लाइन, द फेज शिफ्ट बिटवीन द टू सिग्नल वुड बी। अगर एक ही आयाम और आवृत्ति के दो ज्यामितीय संकेत हैं, मतलब साइनोसोडल सिग्नल हैं, और सीआरओ के एक्स और वाई निर्देशों पर लागू किए जाते हैं, इनपुट पर लागू किए जाते हैं, तो जो हमारा लिसाजोस पैटर्न होगा वो एक सीधी रेखा मिलती है। दोस्तों जब हमको एक लिसाजोस पैटर्न, जो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो हम जानते हैं उसके बीच के कलर फेज डिफरेंस क्या होगा, तो जीरो होगा तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आइदर जीरो ऑफ 180 डिग्री। अगर हमको लिसाजोस पैटर्न एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है, अगर हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो क्या होगा, एक तो उसके बीच की कलर फेज डिफरेंस जीरो होगा या 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीआरओ बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट नहीं है, ठीक है, आपको बताना है सीआरओ में कौन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट नहीं है। कैथोड है, ग्रिड है, एक्सिलरेटिंग एनोड है या एक्स वाई प्लेट है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन गन में हमारा कैथोड भी होता है, ग्रिड भी होता है और एक्सिलरेटिंग एनोड भी होता है। एक्स वाई प्लेट हमारी नहीं होती है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पावर फैक्टर फॉर ए 3 फेज लोड मेजरिंग 2 किलोवाट एंड 1 किलोवाट बाय यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड, ठीक है। 3 फेज में 2 वाट मीटर मेथड से हमको पावर फैक्टर ज्ञात करना है। तो 2 वाट मीटर का जो हमारा पावर फैक्टर फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो tan थीटा इक्वल टू 2 वाट मीटर विधि का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू होता है √3 W1 माइनस W2 अपान W1 प्लस W2, ठीक है। तो इसी पे रख के हम इसका पावर फैक्टर ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसका दिया हुआ है W1 का मान दिया हुआ है 2 वाट एंड W2 का मान दिया हुआ है 1 वाट, ठीक है। तो 1 किलो वाट में है सब, तो ऐसे हम निकाल लेंगे इसका। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3 2 माइनस 1 अपान 2 प्लस 1, तो हो जाएगा हमारा √3 इंटू 1 अपान 3, ठीक है।
अब √3 इंटू 1/3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू 1/3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है, ठीक है। तो √3 से √3 कट जाएगा, हमारा tan थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, ठीक है। तो हमारा क्या आया, tan थीटा इक्वल टू आ गया, tan थीटा इक्वल टू आया, एक मिनट, सिर्फ tan थीटा इक्वल टू आ गया 1/√3, ठीक है। तो √3 कितने की वैल्यू होती है, तो √3 जो हमारी वैल्यू होती है वो 1/√3 जो वैल्यू होती है वो tan 30 का मान होता है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू हो गया tan 30, तो tan से tan कट जाएगा, थीटा इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो हमको देखिए थीटा का मान मिल गया 30 डिग्री, तो हम जानते हैं पावर फैक्टर cos फाई बोल लो या cos थीटा बोल लो, एक ही चीज़ है, ठीक है। एंगल हमारा आ गया cos थीटा इक्वल टू पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर हमारा यही होता है, तो थीटा का स्थान रख सकते हैं हम 30, तो cos 30 इक्वल टू पावर फैक्टर। तो cos 30 का मान हमारा कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। कितना होता है, √3/2। तो √3 का मान कितना होता है आप जानते हैं, √3 का मान होता है 1.732, कितना होता है 1.732। इसको हम फिर से लिखते हैं, ठीक है। पावर फैक्टर इक्वल टू √3/2 आया, तो √3 का मान होता है 1.732, ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितनी बार जाएगा, 2 8 16, 0.8, ठीक है, 0.8 आया, 1 हासिल बचा तो हो गया 13, तो 2 छंग 12, 0.6, 2 छंग 12, 0.66 आ गया हमारा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कितना आ गया 0.866, तो 0.866 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है, यदि आपको फार्मूला मालूम है तो आप आसानी से लगा सकते हो, इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन मैं तो आपको समझा रहा था इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो बहुत फास्ट इसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो 0.886 हमारा पावर फैक्टर आ गया। हमेशा दोस्तों याद रखना, जब पावर फैक्टर की वैल्यू होती है हमेशा 1 से कम होती है, ठीक है। पावर फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होती है। कभी भी आप निकालोगे पावर फैक्टर का मान तो 1 से कम ही आएगा, अगर 1 से अधिक आता है तो इसका मतलब आपका गलत वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन वाट मीटर कैन बी यूज्ड इन, ठीक है, प्रेरण वाट मीटर का उपयोग करना चाहिए। एसी सर्किट ओनली है या डीसी सर्किट ओनली, बोथ एसी एंड डीसी सर्किट, या एसी 3 फेज ओनली, ठीक है। तो हम इंडक्शन वाट मीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों एसी सर्किट ओनली, ठीक है। ओनली एसी सर्किट में हम इंडक्शन वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इस चीज़ को आपको रटना है, ठीक है। तो इंडक्शन वाट मीटर कैन बी यूज्ड इन, इंडक्शन वाट मीटर का ओनली हम एसी सर्किट में प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट, दिए गए कारकों में से कौन सही नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है इसमें कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर में है द मैग्नीट्यूड एम्पलीफायर इज डिवाइस फॉर एम्पलीफाइंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक चुंबकीय प्रवर्धक युक्ति विद्युत सिग्नल को प्रवर्धन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है ए ट्रांजिस्टर इज कंपोज्ड ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल, एक ट्रांजिस्टर का निर्माण अर्धचालक पदार्थों से होता है, ये भी सही है। पी एन डायोड इज बेस्ड अपॉन पी एन जंक्शन, पी एन डायोड का बेस पी एन संधि होता है। ऑप्शन नंबर 3 है, मतलब डी है, पोटेंशियोमीटर कंट्रोल ऑडियो सिग्नल, पोटेंशियोमीटर जो होता है वो ऑडियो सिग्नल को कंट्रोल करता है, जो कि ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है, इसमें चूज करना था कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट हमारा डी रॉन्ग है। पोटेंशियोमीटर क्या करता है, पोटेंशियोमीटर एक कंपेरिजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, तो ये हमारा ऑडियो सिग्नल को नहीं मापता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन इंडक्शन वाट मीटर कैन बी यूज्ड फॉर, एक इंडक्शन वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है बोथ डीसी एंड एसी, या डीसी ओनली, या एसी ओनली, या एनी ऑफ दी दीज। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, हमारा इंडक्शन वाट मीटर जो होता है ओनली एसी को मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओनली एसी। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिट ट्रिगर्ड इज यूज्ड फॉर, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बार बार एग्जाम में मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में आप रख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिमिट ट्रिगर का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन, वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए, या चेंज द लेवल ऑफ द सिग्नल, सिग्नल की लेवल को बदलने के लिए, या स्क्वायरिंग वेव, वेव को स्क्वायर वेव जनरेट करने में, या नन ऑफ द एबव। तो हमारा क्या होता है, सिमिट ट्रिगर का काम ही होता है स्क्वायरिंग वेव जनरेटर। ठीक है, वह स्क्वायर वेव बनाता है। अगर हम उसके इनपुट पर हम साइनोसोडल वेव देते हैं, ठीक है, अगर इनपुट पर हम साइनोसोडल वेव देते हैं तो हमको आउटपुट पर क्या मिलेगा, आउटपुट पर हमको स्क्वायर वेव मिलेगा। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, स्क्वायरिंग वेव जनरेटर सिमिट ट्रिगर का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्क्वायरिंग वेव। ठीक है, स्क्वायरिंग वेव, स्क्वायर वेव बनाने में। ठीक है, इसी का हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों में एसी ब्रिज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, ब्रिज से जो है 2-3 क्वेश्चन हर कम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। ठीक है, एसी ब्रिज जो होते हैं हमारे, एसी ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आप इस टॉपिक को, ये वीडियो ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। इसमें हमने सीआरओ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे और एसी ब्रिज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों कि हर कैंडिडेट के पास पहुंचना चाहिए। ठीक है, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं दोस्तों, तो आप मेरे लिए भी थोड़ा सा करें कष्ट, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप हमारी बातों का ध्यान रखेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों। चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, हम आवृत्ति का मापन किया जा सकता है मैक्सवेल ब्रिज से, शेयरिंग ब्रिज से, या हेवी साइड ब्रिज से, या बीन ब्रिज से। किससे हम फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी मापने के लिए दोस्तों हम बीन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बीन ब्रिज जो होता है, बीन ब्रिज के माध्यम से हम फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द Q factor of a RLC circuit is 5 at its resonance frequency of 1 kHz. Find the bandwidth of the circuit. ठीक है, एक RLC परिपथ का अनुमान आवृत्ति 1 kHz पर Q फैक्टर 5 है, तो परिपथ का बैंडविड्थ क्या होगा। तो हमको बैंडविड्थ बताना है। तो हम जानते हैं Q फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, Q फैक्टर इक्वल टू होता है FR अपान बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी अपान बैंडविड्थ। ठीक है, तो हमको बैंडविड्थ निकालना है, तो बैंडविड्थ इक्वल टू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी अपान क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसमें क्या दिया, 1 kHz हमको फ्रीक्वेंसी दी गई है और 5 दिया है हमें क्यू फैक्टर। तो हमारा हो जाएगा बैंडविड्थ इक्वल टू 1 × 10⁻³ क्योंकि kHz में है, अपान 5 दिया हुआ है हमें क्वालिटी फैक्टर। तो इसको हम निकालते हैं, अगर इसको हम कर लें 100 या 1000 कर लेते हैं। ठीक है, 1000 अपान 5, इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 के 5, 5 2 जा 10। ठीक है, तो 200 आ गया। ठीक है, तो 200 हर्ट्ज हमारा आ गई बैंड विड्थ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 200 हर्ट्ज। ठीक है, बैंड विड्थ हमारा कितना आ गया, 200 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि फार्मूले याद हैं तो आपको सिंपल से न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं, आप आसानी से लगा सकते हो। देखो इसरो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस इज नॉट पॉसिबल बाई, किससे हम कैपेसिटर का मापन नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हिंदी में संधारण लिखा हुआ है, संधारण नहीं होता, वो संधारित्र होता है, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, ये संधारित्र है कैपेसिटर। ठीक है, तो क्या है, कैपेसिटर का मापन हम इनमें से किससे नहीं किया जा सकता है, आरएलसी ब्रिज से, या बीन ब्रिज से, या शेयरिंग ब्रिज से, या मैक्सवेल बीन ब्रिज से। तो हम आरएलसी ब्रिज, बीन ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज से कैपेसिटर का मापन करते हैं, लेकिन मैक्सवेल बीन ब्रिज से क्या मापते हैं, इंडक्टेंस मापते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि हम इससे हम कैपेसिटर नहीं माप सकते हैं। तो इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हीट स्टोन ब्रिज इज बेस्ट सुटेड फॉर मेजरमेंट ऑफ। व्हीट स्टोन ब्रिज का सर्वाधिक प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? लो रेजिस्टेंस के लिए, मीडियम रेजिस्टेंस के लिए, हाई रेजिस्टेंस के लिए, या इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का हम प्रयोग करते हैं दोस्तों मीडियम रेजिस्टेंस मापने के लिए। ठीक है, मीडियम रेजिस्टेंस मापने के लिए हम व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। बहुत कम या वेरी लो या निम्न रेजिस्टेंस मापने के लिए हम केल्विन डबल ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसमें पूछा था कि मीडियम रेजिस्टेंस के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। हाई रेजिस्टेंस या इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए हम क्या मापते हैं? मैगर के द्वारा मापते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर हमने बता दिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट है। व्हीट स्टोन ब्रिज से हम मीडियम रेजिस्टेंस को मापते हैं। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए केबल कैन बी मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए में है मैगर, दूसरे में है गैल्वेनोमीटर मेथड। तो किसी केबल का रोधन प्रतिरोध निम्न में से किसके द्वारा मापन किया जा सकता है? मैगर द्वारा या गैल्वेनोमीटर विधि द्वारा। तो ऑप्शन ए में है ओनली गैल्वेनोमीटर द्वारा या गैल्वेनोमीटर विधि द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी में है मैगर और गैल्वेनोमीटर विधि दोनों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी में है किसी द्वारा भी नहीं। तो इंसुलेशन रजिस्टर मापने के लिए हम लॉस ऑफ चार्ज मेथड विधि का भी प्रयोग करते हैं, मैगर का भी प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर विधि का भी प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इंसुलेशन रजिस्टेंस मापने के लिए हम ज़्यादातर मैक्सिमम जगह पे हम मैगर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर दिस सर्किट शो एज बिलो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंस। एक परिपथ दिया गया है, इसका आपको क्वालिटी फैक्टर बताना है रेजोनेंस कंडीशन में। ठीक है, तो जो 12 वोल्ट सप्लाई पर 90 ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है, 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके सीरीज में 10 ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है और 5 हेनरी का इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, हमको क्वालिटी फैक्टर ज्ञात करना है। तो हम क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला पहले बता देते हैं। क्वालिटी फैक्टर फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू होता है 1/r अंडर रूट L/C। ये हमारा रेजोनेंस कंडीशन में हमारा क्वालिटी फैक्टर फार्मूला होता है। Q इक्वल टू 1/r अंडर रूट L/C। तो इसमें सब का मान दिया हुआ है। आर का मान हमारा क्या हो जाएगा? 90 है, प्लस 10 ओम सीरीज में 100 ओम हो जाएगा। ठीक है, और 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर मान दिया हुआ है, 5 ओम हेनरी दिया हुआ है इंडक्टर का। तो इसका मान रख के हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू 1/100, क्योंकि आर का मान हमें 100 है, अंडर रूट 1/r अंडर रूट L/C। L का मान है 5, C का मान है हमारा 100 माइक्रोफैराड, 100 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/100 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 6 अपान 10 की पावर 2। 100 को लिखा जा सकता है 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 से तो 10 की पावर 2 निकल जाएगा, यहाँ बचेगा 10 की पावर 4। जब 10 की पावर 4 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 100। तो आ जाएगा 100/100 अंडर रूट 5। ठीक है, तो 100 से 100 हमारा कट गया, बचा हमारे पास क्या? रूट 5। तो क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू हमारा कितना आ गया? Q इक्वल टू में आ गया रूट 5। ठीक है, अब रूट 5 तो ऐसा कोई मान दे नहीं रहा है, तो रूट 5 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने का हम तरीका बता देते हैं आपको। तो ये 5 है, तो इसको हम भाग विधि द्वारा निकालते हैं। तो 2 का स्क्वायर हम लेंगे, 2 बार लेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, जो कि 3 बार जाएगा, नहीं तो 2 ही बार जाएगा। तो 2 यहाँ लिखते हैं, 2 यहाँ लिखते हैं। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो 5 में से 4 गए 1, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई भी करते हैं, 2 इसमें ऐड भी करते हैं। जब 2 को इसमें ऐड किए तो 2 + 2 हो गया 4। अब क्योंकि पॉइंट के बाद हम जीरो भाग विधि द्वारा जब भाग निकालते हैं इसका वर्गमूल, तो हम पॉइंट के बाद एक जीरो नहीं बढ़ाते, जोड़े में जीरो लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट बाद डबल जीरो बढ़ाए, ऊपर भी पॉइंट लगा दिए हमने, यहाँ पे डबल जीरो लिए, तो क्या जाएगा? 2 बार ले जाते हैं। ठीक है, 2 बार अगर हम ले गए तो 2 2 4, 2 चौक 8। ठीक है, तो 2.2 हमारा आ गया। हम देखते हैं 2.2 कहीं मिल रहा है का? तो मिल रहा है 2.2, 2.1
ठीक है, 2.2 ऑप्शन नंबर बी में हमको दिखाई दे रहा है। तो 2 पॉइंट पे आंसर मिल जा रहा है, तो ये हम निकाल लेते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो हमको मिल गया कितना, 2.24। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं फार्मूला। पर आपको याद है तो आप आसानी से, बहुत जल्दी से क्वेश्चन को, जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन करेंगे उतनी जल्दी आप आंसर पा जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं फार्मूला इसका फिर से। क्वालिटी फैक्टर होता है Q इक्वल टू 1/r अंडर रूट L/C। ये होता है हमारा क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला। ठीक है, अब इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस इज पॉसिबल बाई, ठीक है, प्रेरकत्व का मापन निम्न में से किसके द्वारा संभव है? किसके माध्यम से हम इंडक्टेंस का मापन करते हैं? शेयरिंग ब्रिज द्वारा, मैक्सवेल बीन ब्रिज द्वारा, या आरएलसी ब्रिज द्वारा, या बीन ब्रिज द्वारा? तो हमको अगर इंडक्टेंस मापना है तो इंडक्टेंस मापने के लिए हम मैक्सवेल बीन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। दोस्तों देखिए, ब्रिज से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये हमारे सभी एसी ब्रिज के क्वेश्चन हैं। तो एसी ब्रिज के ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं। तो आपको बस ऐसे ही पूछा जाएगा किससे क्या मापते हैं। और इसे आप अच्छी तरह से अगर आपको रट लेना है, ठीक है, आप रटेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हमने सारे क्वेश्चन ऐसे रखे हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको मैक्सिमम हर एग्जाम में मिलते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे रटते रहें। अगर आप अभी थ्योरी की भी क्लास कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव नहीं देख रहे हैं, तो ठीक है, आप अभी थ्योरी क्लास कर लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ज़रूर देखें। एग्ज़ाम देने से पहले हमारे वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको इसमें से हर क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलने वाला है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजोनेंस इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी यूज टू डिस्क्राइब, अनुनाद एक विद्युतीय गुण है जिसे वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में इंडक्टर का हम प्रयोग करते हैं, ए सेट ऑफ पैरेलल इंडक्टर, या ऑप्शन नंबर बी सी है द रिजल्ट ऑफ ट्यूनिंग ए बेरी कैप, परिणाम का ट्यूनिंग बेरी कैप, या ऑप्शन नंबर डी है द फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कॉइल एंड कैपेसिटर सर्किट। तो रेजोनेंस कंडीशन ये होती है दोस्तों हमारी, क्या होती है, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, ये होती है हमारी रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, तो इसमें हम इंडक्टर एंड कैपेसिटर का फ्रीक्वेंसी को जो है, ठीक है, विश्लेषण करते हैं। तो एक्सएल इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू होता है 2πf_L। ठीक है, तो रेजोनेंस की बात करेंगे तो एफ को हम लिखेंगे एफ_R। इसके अलावा कैपेसिटर एक्सी को लिख सकते हैं क्या, 1/2π एफ को लिखेंगे रेजोनेंस कंडीशन में F_R/C। ठीक है, तो यहीं से हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आती है। तो ये इधर से हम F_R निकाल लेते हैं, ये F_R/F_R इधर आ जाएगा तो F_R का स्क्वायर हो जाएगा, F_R का स्क्वायर अपान 2 × 2 हो जाएगा 4, π×π हो जाएगा, पाई का स्क्वायर इंटू LC। ठीक है, तो अगर हम ज्ञात करेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो F इक्वल टू हो जाएगा F_R इक्वल टू 1/2π√LC। ये आता है हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इस पे भी दोस्तों न्यूमेरिकल लगाने के लिए आता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल होता है, LC का मान दिया होता है, डायरेक्टली आपको क्या करना गया, डायरेक्टली आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर लेनी होती है। वो आपके कैलकुलेशन के ऊपर होता है कि आप कितनी जल्दी कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसे निकालने के लिए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध का मापन किसकी सहायता से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वाट मीटर, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है अमीटर, ऑप्शन डी है ओम मीटर्स एंड रेजिस्टेंस ब्रिज। ठीक है, यदि हमको रेजिस्टेंस मापना है तो ओम मीटर और रेजिस्टेंस ब्रिज के माध्यम से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाइट स्टोन ब्रिज इज यूज टू मेजर। व्हाइट स्टोन ब्रिज का प्रयोग हम क्या मापने में करते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है लो करंट, लो वैल्यू ऑफ करंट एंड हाई वैल्यूज ऑफ करंट, कम धारा और उच्च धारा मापने के लिए, या केवल उच्च धारा का मान, या लो वैल्यूज ऑफ वोल्टेज, कम विचित्र वोल्टता, ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी में है रेजिस्टेंस वैल्यूज, ठीक है, प्रतिरोध का मान। तो हम जानते हैं व्हाइट स्टोन ब्रिज से क्या मापते हैं? व्हाइट स्टोन ब्रिज से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू मापते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है, जो कि मीडियम रेजिस्टेंस मापता है हमारा व्हाइट स्टोन ब्रिज, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुंडली का क्यू कारक बढ़ाने के लिए तार होना चाहिए। कोई एक कुंडली है, उसका क्यू फैक्टर बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तार पतला होना चाहिए, तार मोटा होना चाहिए, तार लंबा होना चाहिए, या तार लंबा और पतला होना चाहिए। दोस्तों अभी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो किसी भी कुंडली का अगर हम क्यू फैक्टर हमको बढ़ाना है, क्वालिटी फैक्टर हमको बढ़ाना है, तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? उसको हम मोटा करते हैं, ठीक है। तार को क्या करेंगे? तार को मोटा करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, खासकर डीएमआरसी और नोएडा मेट्रो में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो यूपीआरबीएल में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रायिकता काफ़ी है, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अधिक उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए हमें उपयोग करना चाहिए केल्विन डबल ब्रिज, या व्हाइट स्टोन ब्रिज, या मैगर, या शेयरिंग ब्रिज। तो बहुत अधिक रेजिस्टेंस या इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए मैगर का हम प्रयोग करते हैं। मैगर या लॉस ऑफ चार्ज विधि, ठीक है, लॉस ऑफ चार्ज मेथड, ये दो चीज़ होती हैं जिनके माध्यम से हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस या वेरी हाई रेजिस्टेंस को मापते हैं। तो ज़्यादातर प्रयोग हम जो है मैगर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बहुत अधिक रेजिस्टेंस का मापने के लिए या इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए हम मैगर का प्रयोग करते हैं। ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली रट लो ऐसे। अगर कहीं भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस मिलता है तो आपको वहाँ मैगर मार के चले जाना है, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैगर के लिए विद्युत शक्ति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? जो हमारा मैगर होता है उसको हम विद्युत शक्ति किसके माध्यम से देते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बैटरी से, ऑप्शन नंबर बी है अस्थायी चुंबक वाला डीसी मोटर, या सी है एसी जनरेटर, या डी है एसी या फिर डीसी। तो हमको मैगर को अगर हमको, ठीक है, पावर देनी है, इलेक्ट्रिक पावर देनी है, तो मैगर के लिए दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर के लिए हम प्रयोग करते हैं पीएमएमसी, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, अस्थायी चुंबक वाला डीसी जनरेटर, ठीक है। क्या है? अस्थायी चुंबक वाला डीसी जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर का हम प्रयोग करते हैं मैगर को सप्लाई देने के लिए या इलेक्ट्रिक पावर देने के लिए, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैगर में कंट्रोलिंग टार्क डॉट डॉट के द्वारा प्रदान की जाती है। जो मैगर होता है उसमें कंट्रोलिंग टार्क किसके माध्यम से दी जाती है? स्प्रिंग के माध्यम से, या गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी, या कॉइल या कुंडली, या ईडी करंट भंवर धारा। तो सी हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा कॉइल है, कॉइल को बोलते हैं क्या? कुंडली, ठीक है। तो मैगर में जो नियंत्रण टार्क होता है हम इसे कॉइल के माध्यम से देते हैं, ठीक है। कुंडली के माध्यम से ही हम मैगर में कंट्रोलिंग टार्क देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्यू फैक्टर ऑफ ए कॉइल इज गिवन बाई, ठीक है। कुंडली का क्यू फैक्टर किसके द्वारा दिया जाता है? तो इट्स पावर फैक्टर cos फाई, यक्स शक्ति गुणक cos फाई के द्वारा, या रेशियो ऑफ मैक्सिमम एनर्जी स्टोरेज एंड एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, या रेसिप्रोकल ऑफ इट्स पावर फैक्टर, या शक्ति गुणक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, या रेशियो आर बाई जेड। तो आर बाई जेड हम जानते हैं कास फाई होता है जो कि पावर फैक्टर होता है, लेकिन क्वालिटी फैक्टर के लिए पूछ रहा है दोस्तों। तो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला और होता है, क्या होता है? क्यू इक्वल टू होता है, क्यू इक्वल टू होता है ओमेगा एल अपान आर। क्या होता है? ओमेगा एल अपान आर, ठीक है। तो ओमेगा को हम जानते हैं क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, ठीक है। तो वही होता है 2πf, या 2π से एन भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इसे आप, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, क्या रेशियो ऑफ मैक्स एनर्जी स्टोरेज, जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होती है, एंड एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, जो एनर्जी का, ठीक है, क्षय होता है वो।
तो अधिकतम ऊर्जा संग्रहित और एक चक्र में ऊर्जा क्षय का जो अनुपात होता है वही हमारा क्वालिटी फैक्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहा। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? धारा के निम्न मानों और धारा के उच्च मानों को, या धारा के उच्च मानों को, या बोल्टता के निम्न मानों को, या प्रतिरोधों के मानों को। तो रेजिस्टेंस वैल्यू को मापने के लिए हम व्हाइट स्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन को दोस्तों कई तरह से घुमा घुमा के पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, तो जितने प्रकार से क्वेश्चन को पूछा गया है उतने प्रकार से क्वेश्चन को मैंने इसमें लिया है। ठीक है, तो व्हाइट स्टोन ब्रिज हम मीडियम रेजिस्टेंस मापते हैं। तो रेजिस्टेंस मापने के लिए हम व्हाइट स्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। एक होता है वेरी लो वैल्यू का रेजिस्टेंस। वेरी लो वैल्यू का रेजिस्टेंस मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो केल्विन डबल ब्रिज का प्रयोग करते हैं। किसका? केल्विन डबल ब्रिज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। लो वैल्यू का रेजिस्टेंस मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लो वैल्यू का रेजिस्टेंस मापने के लिए हम केल्विन डबल ब्रिज का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द ब्रिज यूज फॉर मेजरिंग लो रेजिस्टेंस। देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आ ही गया। ठीक है, तो निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग ब्रिज का किस ब्रिज का हम प्रयोग करते हैं लो वैल्यू के रेजिस्टेंस मापने के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए में है मैक्सवेल ब्रिज मेथड, या केल्विन डबल ब्रिज मेथड, या पोटेंशियोमीटर मेथड, या व्हाइट स्टोन ब्रिज मेथड। तो लो वैल्यू के रेजिस्टेंस मापने के लिए हम केल्विन डबल ब्रिज का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज टू द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा की उपस्थिति को सूचित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो विद्युत धारा की सूचित करने वाले उपकरण कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोमीटर होता है, या गैल्वेनोमीटर होता है, या वोल्ट मीटर होता है, या कूलोमीटर होता है। तो हम जानते हैं करंट के लिए क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कल के वीडियो में एक क्वेश्चन था ये पावर फैक्टर मीटर का, जो कि बुक में एक क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, तो हमने भी ध्यान नहीं दिया था, तो एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया था। लेकिन बाद में मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, तो काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट था सर क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। तो दोस्तों इसके बारे में क्या है कि पावर फैक्टर मीटर क्या होता है, कि पावर फैक्टर मीटर में क्या होता है? तो 1 करंट एंड 1 प्रेशर कॉइल होती है, या 1 करंट सर्किट एंड 2 प्रेशर कॉइल होती है, या 2 करंट सर्किट या 2 प्रेशर कॉइल होती है, या 2 करंट सर्किट या 1 प्रेशर कॉइल होती है। तो दोस्तों जो पावर फैक्टर मीटर होता है, तो मैंने इसका ऑप्शन कल हमने सी बताया था आपको, जो कि गलत है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 1 करंट सर्किट एंड 2 प्रेशर कॉइल होती है। ये कैसे होती है इसको हम फिगर में आपको प्रयास करते हैं जल्दी से बनाने का। ठीक है, तो हम पावर फैक्टर मीटर का फिगर बना देते हैं आपको। ये है हमारा पावर फैक्टर मीटर। ये हमारी क्या होती है? ये हमारी फिक्स्ड कॉइल होती है, एफसी, इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा क्या है? ये हमारा लगा होता है लैग, या लोड एरर बोलते हैं इसे, लैग। ठीक है, लोड होता है यहाँ पे। इसके अलावा ये हमारा क्या होती है? हमारी कॉइल होती है, मूविंग कॉइल। ठीक है, ये क्या होती है? ये हमारी होती है मूविंग कॉइल, जो कि 90 डिग्री पर क्या होती है? ये मूविंग कॉइल जो होती है 90 डिग्री पे लगी होती है। ठीक है, दोस्तों इसी में इंडक्टर लगा होता है, एल होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस होता है, आर होता है। ठीक है, ऐसे ये होता है हमारा पावर फैक्टर मीटर। इसमें हम देते हैं सी। ठीक है, तो यहाँ पे एक करंट कॉइल होती है, इसी फिक्स कॉइल को हम करंट कॉइल बोलते हैं। ठीक है, एक करंट सर्किट होती है, इसके अलावा 2 मूविंग कॉइल होती है, मूविंग कॉइल 1 एंड MC1 एंड MC2। तो 2 मूविंग कॉइल होती हैं, एक करंट कॉइल होती है। ठीक है, यही हमारा पॉइंटर होता है ऊपर से, जो कि हम मापते हैं यही से ऐसे। ठीक है, तो स्क्रीन दोस्तों छोटी है, तो इसलिए पूरा फिगर नहीं बन पाता है, तो इसीलिए मैंने इसको बात सोचा था कि बाद में समझाएंगे आपको, लेकिन कमेंट सेक्शन में देखा तो मैंने कहा आपको बता देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा। इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं दोस्तों, जैसे हमारा जो पावर फैक्टर मीटर होता है, इसमें कोई कंट्रोलिंग टार्क नहीं होता। ठीक है, इसमें किसी भी कंट्रोलिंग टार्क का हम प्रयोग नहीं करते हैं, कंट्रोल स्प्रिंग का हम प्रयोग नहीं करते हैं बिल्कुल। ठीक है, इसमें कोई कंट्रोल स्प्रिंग नहीं होती है,
है। इसमें हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। कौन सी डैम्पिंग का? जो पावर फैक्टर मीटर होता है, पावर फैक्टर मीटर में हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और पावर फैक्टर मीटर जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रोडायनमोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? इलेक्ट्रोडायनमोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, अगर इसे करंट हमारी आई तो मूविंग कॉइल में करंट हमारी I1 आएगी और मूविंग कॉइल 2 में करंट I2 आएगी, ठीक है। तो इसी के प्रिंसिपल पे हमारा ऐसे काम करता है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो जो कन्फ्यूजन था क्वेश्चन वो दोस्तों खत्म हो गया होगा, क्योंकि मूविंग कॉइल हमारी 2 होती है और करंट कॉइल हमारी 1 होती है, ठीक है। तो हमारी जो मूविंग कॉइल होती है, ये मूविंग कॉइल कितनी होती है? 90 डिग्री पर लगी होती है। अगर इसी हम 3 फेज पावर फैक्टर मीटर की बात करते हैं तो 3 फेज पावर फैक्टर मीटर में 120 डिग्री पर कॉइल लगी होती है, उसमें 3 मूविंग कॉइल होती है, ठीक है। कितनी मूविंग कॉइल होती हैं? उसमें 3 मूविंग कॉइल होती हैं, तीनों जो है 120 डिग्री पर लगी होती हैं, ठीक है। अगर 3 फेज पावर फैक्टर मीटर की बात करेंगे तो उसमें 3 मूविंग कॉइल होती हैं, तो तीनों मूविंग कॉइल किससे होती हैं? वो 120 डिग्री पर लगी होती हैं, ठीक है। 120 डिग्री पर लगी होती हैं, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। ये 3 फेज पावर फैक्टर मीटर के बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों ये आपके सिलेबस में नहीं है। जो आपके देखो पावर फैक्टर मीटर से एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, जो कि मैंने कल ऑब्जेक्टिव में आपको ले लिया था। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछता नहीं, ठीक है। तो यही आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा पावर फैक्टर से, जो मैंने आपको दिखाया है। ये पावर फैक्टर मीटर है। पावर फैक्टर मीटर में होता क्या है? तो 1 करंट सर्किट होती है एंड 2 प्रेशर सर्किट होती है। इसके अलावा पावर फैक्टर मीटर से ये पूछ सकता है इसमें डैम्पिंग ऑस यूज करते हैं, तो इसमें डैम्पिंग हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये इलेक्ट्रोडायनमोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई भी कंट्रोलिंग स्प्रिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। किसी भी कंट्रोलिंग स्प्रिंग का प्रयोग हम पावर फैक्टर मीटर में नहीं करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप हमारे क्वेश्चन के जवाब से संतुष्ट होंगे, ठीक है। तो इसी क्रम देखते हैं दोस्तों, अभी एक क्वेश्चन और था हमारा डुअल ट्रेस सीआरओ को लेके, तो उसको भी देख लेता हूँ। ये दोस्तों डुअल ट्रेस सीआरओ है, ठीक है। डुअल ट्रेस सीआरओ में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन गन होती है, 2 इलेक्ट्रॉन गन होती है, 1 इलेक्ट्रॉन गन विद 2 पोल स्विच होती है, या 2 इलेक्ट्रॉन गन विद 2 पोल स्विच। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गन विद 2 पोल स्विच होती है, ठीक है। ये हमारा डुअल ट्रेस सीआरओ है। इसको मैं बताता हूँ आपको इसमें कैसे क्या होता है, ठीक है। तो डुअल ट्रेस सीआरओ जो होता है दोस्तों, डुअल ट्रेस सीआरओ में, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन गन होता है और 2 वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है, ठीक है, 2 बीडीपी होती है। इसमें क्या होता है कि जब इसमें हम 2 इनपुट देते हैं, 2 इनपुट सिग्नल दिए, मान के चले कि एक इनपुट सिग्नल पे हमने साइनसोइडल दिया और दूसरे इनपुट सिग्नल पे हमने स्क्वायर वेव दिया, तो जो हमको आउटपुट मिलती है वो स्माल्टेनियस नहीं मिलती है। मतलब एक समान एक साथ हम इसको नहीं देख सकते हैं आउटपुट में। इसको देखने के लिए हमको फिर 1 बाई 1 देखना पड़ता है, ठीक है। अगर इसको आउटपुट में हम देखेंगे तो 1 बाई 1 देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? इसके लिए मल्टीप्लेक्सर प्रयोग करते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर का कार्य क्या होता है? जो मल्टीप्लेक्सर होता है हमारा, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर जानते हैं 2 पावर n इनपुट 1 आउटपुट होता है, ठीक है। अगर हम एक इनपुट पर हम साइनोसोडल देते हैं और दूसरे इनपुट पर हम स्क्वायर वेव देते हैं, ठीक है, तो हमको जो आउटपुट मिलेगी, हमारा मल्टीप्लेक्सर है, आउटपुट जो वाई मिलेगी, तो वो आउटपुट हमको जो मिलेगी क्या मिलेगी? आप जानते हैं इसका जो शॉर्ट टूथ वेव होगा हमारा, ठीक है। ये क्या होगा? हमारा शॉर्ट टूथ वेव। तो शॉर्ट टूथ वेव जो होगा तो इसके माध्यम से हम आउटपुट लेंगे, हम आउटपुट में क्या मिलेगा? मान चलो कि यहाँ 4 सेकेंड का हमारा होता है टाइम पीरियड इसका। तो हमारा क्या होगा? मान चलो कि 2 यहाँ पे आएगा और 2 क्या आएगा? यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो एक पे हमको पहले मिलेगा क्या? साइनोसोडल आउटपुट मिल जाएगा। दूसरे पे आउटपुट हमको क्या मिलेगा? दूसरे पे आउटपुट हमको मिल जाएगा ये स्क्वायर वेव। तो हम डुअल ट्रेस सीआरओ में हम मल्टीप्लेक्सर के माध्यम से हम आउटपुट को एक साथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा वेव फॉर्म होगा, जो वेव सिग्नल होगा, उसको मेजर करने के लिए हम मल्टीप्लेक्सर लगाते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर लगाने के माध्यम से इसको एक साथ हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा डुअल बीम सीआरओ। तो डुअल बीम सीआरओ में 1 इलेक्ट्रॉन गन एंड 2 पोल स्विच होती है, मतलब एक मल्टीप्लेक्सर का हम प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 2 इनपुट मल्टीप्लेक्सर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण देखो तो डुअल बीम सीआरओ होती है, ठीक है। आपको ऐसे मैं हल्का से बता देता हूँ, समझ लीजिए डुअल बीम सीआरओ में क्या होता है। जो डुअल बीम सीआरओ होती है, ठीक है, डुअल ए देखिए ए स्पेशल पर्पज सीआरओ है, ठीक है।
तो डुअल बीम सीआरओ क्या होता है? तो डुअल बीम सीआरओ में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, क्या होती है? 2 इलेक्ट्रॉन गन होती है। 2 इलेक्ट्रॉन गन के साथ में 2 वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और 2 हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होता है, ठीक है। इसमें 2 वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और 2 हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और 2 वर्टिकल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गन होती है। तो इसमें दोस्तों हम एक साथ, ठीक है, दो वेव फॉर्म ले सकते हैं, दो वेव फॉर्म की आउटपुट को एक साथ भी हम मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा डुअल बीम सीआरओ, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो कन्फ्यूजन थी आपकी वो भी दूर हुई होगी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखते हैं मैं कल का क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था। दोस्तों एक कल का क्वेश्चन था जो कि कमेंट सेक्शन में आंसर देना था, तो काफ़ी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। जैसे हेमेंद्र वर्मा जी हो गए, ठीक है, यशवी पटेल हो गए, अनूप कुमार मौर्य जी हो गए, समीर सैनी जी हो गए, ठीक है। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने करंट आंसर दिया है। तो हम सभी से कहेंगे कि आप सभी हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, वीडियो भी देखते रहते हैं, करंट आंसर भी देते रहते हैं, तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी कमेंट सेक्शन में आंसर दिया करें, ठीक है। तो इसका क्या था कि द मीटर सुटेबल फॉर ओनली डीसी मेजरमेंट, डीसी मेजरमेंट के लिए कौन सा मीटर है जो कि सबसे अच्छा होता है, उपयुक्त होता है, ठीक है। तो डीसी को मेजर करने के लिए हमारा क्या होता है? वो हमारा परमानेंट मैग्नेट टाइप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेट टाइप। ये हमारा कल का क्वेश्चन था। आज का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आज का क्वेश्चन है दोस्तों, इन ए सीआरओ द टाइम बेस्ड सिग्नल इज ए, सीआरओ में समय आधारित सिग्नल है, क्या होता है? स्क्वायर वेव या हाई फ्रिक्वेंसी शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म या रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म या हाई फ्रिक्वेंसी साइनोसोडल वेव फॉर्म। इसका दोस्तों आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। ये आपको यूपी आर्मिनल में भी 100% मिलने के चांस हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आप इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं। अगर क्वेश्चन भी आएगा तो आपको याद रहेगा कि हमने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में दिया था, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो जो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जितना ज़्यादा शेयर कर सकें आप उतना वीडियो को शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दोस्तों ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसे लगा। वीडियो पसंद आया है तो उसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।